हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड वेलकम बैक। फिर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं काफी लंबे समय के बाद। और जैसा कि सबको पता है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे और बहुत सारे लोग विश कर रहे थे कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। काफी टाइम से ही बीमार चल रहा हूँ क्योंकि बट इस बीच में जो भी हम लोगों का हम कह सकते हैं जो नुकसान हुआ है या जो भी चीजें, जो भी टॉपिक्स हैं जो तुम लोग नहीं पढ़ पाए हो, तो वो मैं तुमको रिकॉर्डेड लेक्चर्स के फॉर्म में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। रेलेवेंट जो भी स्टडी मटेरियल है वो तुम्हारे ग्रुप पे ऑलरेडी शेयर कर दिया गया है। सो आज हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं 2D मेंसुरेशन से। पढ़ने को काफी कुछ है, इसलिए मैं टाइम अभी वेस्ट नहीं करूंगा। मैं इन जनरल आपको एक चीज बता देता हूँ कि हमें करना कैसे है। ये एक रिकॉर्डेड लेक्चर है जिसमें मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जितना आना है आप सभी को। एंड उसके बाद एक और स्लाइड है, एक और पीपीटी है जो आपके ग्रुप में अटैच्ड है, जिसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं 18 to 20 एंड एक और पीडीएफ है जिसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 डिफिकल्टी के हिसाब से क्वेश्चंस अरेंज करे गए हैं। ठीक है, वो एक बुक का पीडीएफ है। सो ये दो स्टडी मटेरियल है जिसको आपको रेफर करना है। जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ समझाने वाला हूँ आपका काम उसी से हो जाएगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा। एंड 2D mensuration and 3D mensuration are one of the most important topics of advanced mathematics, right? So majority of the good exams they ask about these topics. Let's say mensuration in general. So basically 2D and 3D combined. So now let's start the session. So सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि मेंसुरेशन में और बेसिकली 2D मेंसुरेशन में हमें करना क्या है। सो हमारे 3 मॉड्यूल्स हैं। द फर्स्ट मॉड्यूल इज ट्राइंगल 1. The first module is triangles basically. So we will discuss about the triangles. And अच्छा एक चीज और है, ये सारे टॉपिक्स हम 2 बार पढ़ेंगे। एक ज्योमेट्री में पढ़ेंगे और एक मेंसुरेशन में पढ़ेंगे। सो बेसिकली जब हम मेंसुरेशन में पढ़ रहे होते हैं तो हमारा मेन कंसर्न होता है एरिया के ऊपर, कि हमें उनका पेरीमीटर एंड एरिया एंड सर्कल के केस में सर्कमफ्रेंस निकालना होगा, राइट। सेम चीजें हम ज्योमेट्री में भी पढ़ेंगे, वो भी मैं रिकॉर्डेड लेक्चर आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। एंड इनको आपको रेफरेंस बना के आप इस वीडियो को 1 बार देखो, 2 बार देखो, 10 बार देखो, जितने में भी समझ में आ जाए, बट ये बेयर मिनिमम है, इतना करना पड़ेगा। सो बेसिकली जब हम ज्योमेट्री में पढ़ेंगे तो हमारा कंसर्न होगा एंगल्स के बारे में, सारे तरह के ट्राइंगल्स के बारे में, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है ना, कंग्रुएंस क्या होता है, सिमिलैरिटी क्या होती है। हमारा फोकस होगा, जो कह सकते हैं फोकस ऑफ स्टडी होगा, वो इन चीजों पे होगा। जब हम मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं तो हमारा फोकस ऑफ स्टडी क्या होगा, पेरीमीटर, सर्कमफ्रेंस, एरिया। सो बेसिकली ऑल दीज थिंग्स। सो मेंसुरेशन इज ऑल अबाउट फाइंडिंग एरियाज, volumes in case of 3D mensuration. So here we are discussing 2D mensuration. We will discuss plane figures, right? Plane figures as in 2D figures like triangles, quadrilateral, different kind of quadrilateral and circles. So let's start with triangles. अब हम सबको पता है कि बेसिकली ट्राइंगल होता क्या है। देखो मैं ज्योमेट्री की क्लास में फिर से बताऊंगा, लेकिन मैं फिर बता दे रहा हूं। ट्राइंगल या आप इसको बोलने के लिए बोल सकते हो ट्राइलेटरल। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं त्रिभुज और त्रिकोण भी बोलते हैं। इन दोनों की हिंदी मीनिंग है। सो बेसिकली त्रि मींस और ट्राई मींस 3, लेटरल और भुज का मतलब क्या होता है, साइड। सो ट्राइंगल्स हैव 3 साइड्स एंड एंगल सबको पता है जिसका मतलब होता है कोण। सो ट्राइंगल एक ऐसी चीज है जिसमें 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स होते हैं। क्लियर? एंड बेस्ड ऑन दिस थिंग, ये मैं आपको ज्योमेट्री में दोबारा पढ़ाऊंगा, मैं यहाँ ज्योमेट्री ही बता रहा हूं। बेस्ड ऑन दीज थिंग ट्राइंगल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। पहले तो क्या होता है, स्केलेन ट्राइंगल, एक होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, एक होता है तुम्हारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो इक्विलेटरल मतलब इक्वी इज फॉर इक्वल, लेटरल मींस साइड्स। सो जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। जैसे ये जो बना है, साइड ए, बी एंड सी, ये तीनों ही क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंड इनके तीनों ही एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, विच इज 60 डिग्री। क्योंकि हमें पता है ट्राइंगल के इंटरनल जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। सो बेसिकली इक्विलेटरल ट्राइंगल मींस तीनों साइड इक्वल, आइसोसेलेस ट्राइंगल मींस 2 साइड्स इक्वल। ठीक है ना। सो आइसोसेलेस ट्राइंगल जो हम लोग डिस्कस करेंगे तो इसमें 2 साइड इक्वल होंगी और तीसरी अलग हो जाएगी। स्केलेन ट्राइंगल मतलब जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग हो।
ठीक है ना। सो बेसिकली अभी इतना समझो, ज्योमेट्री में हम बहुत डिटेल में इसको करने वाले हैं। अब हम सबने देखा है, अब देखो हमारा मेन कंसर्न क्या है, सबसे पहली चीज जो ट्राइंगल में आपको फाइंड आउट करनी होगी वो करनी होगी पेरीमीटर। सो पेरीमीटर का मतलब कुछ नहीं होता, जो भी आउटर बाउंड्री है, लेट्स से कोई हेक्सागन है तो इसकी जितनी भी आउटर बाउंड्री है, मान लो मैं इस पॉइंट को यहां से इसको तोड़ दूं और इसको एक लाइन की तरह ऐसे मतलब इसको मैं ऐसे अरेंज करूं तो एक लाइन की तरह अरेंज हो जाएगा। इसकी लेंथ हमें निकालनी होती है, इसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। मतलब जो भी आउटर बाउंड्री है उसकी लेंथ क्या है। तो लेट्स से ट्राइंगल में 3 साइड है, यह है ए, यह है बी, यह है सी। कोई तुमसे पूछे कि इसकी पेरीमीटर क्या होगी तो तुम बोलोगे ए प्लस बी प्लस सी, यानी ये जो आउटर बाउंड्री है इसकी लेंथ को क्या बोलेंगे, पेरीमीटर। और ये सबके केस में कांस्टेंट होगा। रेक्टेंगल की पेरीमीटर क्या हो जाएगी, जैसे ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो क्या हो जाएगा एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, पढ़ा होगा। 2l प्लस 2b, 2 कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा एल प्लस बी, तुमने ये पढ़ा होगा। सो पेरीमीटर मींस आउटर बाउंड्री की लेंथ। ये आई होप सबको क्लियर होना चाहिए, नहीं है तो अभी क्लियर कर लो। अब देखो अलग अलग ट्राइंगल्स का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, कौन सी चीजें तुम्हें याद करनी है वो याद रखो। अब 10th क्लास में सबसे पहले तुमको पढ़ाया गया होगा, सबसे पहले जो चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूं वो किसी भी ट्राइंगल के लिए काम करेगी। जैसे फॉर एनी ट्राइंगल एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखो इसमें थोड़ा स्क्वायर रूट का इश्यू है क्योंकि फॉर्मेटिंग में ये पूरा नहीं आता, ये पूरा स्क्वायर रूट लगा है। ये तुमने बचपन में पढ़ा होगा, ये कौन सा फॉर्मूला है, हेरन फॉर्मूला, ठीक है, 10th क्लास में हमने पढ़ा है। सो एस हियर इज सेमी पेरीमीटर, एस इज व्हाट, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मींस a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो आपके सामने कोई भी ट्राइंगल है, लेट्स से रैंडमली उठा के बोल दें ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। सो अब अगर ये एक ट्राइंगल है तो तुमसे पूछा जाएगा इसका एरिया निकालो, तो तुम सबसे पहले s निकालोगे, क्या होगा 3 प्लस 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, क्या आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ s मतलब 5, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। अब तुम मुझे जल्दी से सोच के बताओ ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5 0, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 0, मतलब ये ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। अब सोच के देखो, ज्योमेट्री जब मैं तुम्हें बताऊंगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि ट्राइंगल की कोई भी दो साइड्स हो उनका सम तीसरी साइड से बड़ा होता है, इक्वल भी नहीं होता, छोटा भी नहीं होता। तुम देखो यहाँ 3 प्लस 2 5 हो गया, 5 इज इक्वल टू 5, तो ये ट्राइंगल टेक्निकली बनेगा ही नहीं, इसलिए इसका आंसर 0 आ गया। अदरवाइज अगर ये ट्राइंगल बनता तो इसका एक आंसर आता जो भी इसका एरिया होगा। सो ये तो हो गया फॉर्मूला नंबर 1। तुम चाहो तो इसको नोट कर लो, और ये स्लाइड तुमसे शेयर्ड है, नोट करना हो नोट करो, फोटो लेना हो फोटो लो। सो पहला फॉर्मूला जो हमें समझना है कैसे आया, हेरन्स फॉर्मूला, ठीक है। आई होप यू ऑल आर फेमिलियर विद दिस फॉर्मूला, 10th क्लास में हमने पढ़ा था, उसके बाद भी 11th में शायद एक बार पढ़ा होगा, राइट। नहीं पढ़ा तो याद कर लो, एस इज सेमी पेरीमीटर व्हिच इज a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, इनका मल्टीप्लिकेशन। नाउ द सेकंड एंड द मोस्ट फेमस फॉर्मूला इज a इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। आई होप सबने ये तो पक्का ही पढ़ा होगा जीवन में, कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसने ये ना पढ़ा हो। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो मिसकंसेप्शन होता है। अब ये अगर ऑनलाइन लेक्चर होता तो मैं तुमसे इंटरेक्ट करता, बट सॉरी क्योंकि है नहीं। अब बहुत सारे लोगों को एक मिसकंसेप्शन होता है कि मान लो ये एक ट्राइंगल है ए बी और सी, और मैं उनसे पूछूं कि इसमें बेस कौन सा है, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या बोलते हैं कि BC जो है वो इसका बेस है। एंड ए से जब तुम जो परपेंडिकुलर इस पे डालोगे AD, तो तुम क्या बोलोगे कि AD इसकी हाइट है, करेक्ट। ये सबको समझने में आसान होगा, कोई ऐसा नहीं हो जिसको नहीं पता हो। तो अगर तुम्हें AD और BC पता है तो एरिया इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस यानी BC, और हाइट मतलब AD तुम निकाल सकते हो बड़ी इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स उनके साथ में इसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं। बट हमें एक चीज याद रखनी है कि आप बेस किसी भी लाइन को मान सकते हो, ये आपको 7th क्लास में सिखाया गया था, बट क्योंकि हमारी याददाश्त बहुत तेज है, हमने बहुत सारे बादाम खाए हैं तो हम भूल जाते हैं। तुम मुझे बताओ, मान लो ये एक ट्राइंगल है ABC, तुमको लग रहा होगा कि ये ट्राइंगल सीधा है, बट ट्राइंगल सीधा उल्टा नहीं होता। इसको मैं घुमा के कल को ऐसे रख दूं, मान लो मैं AB इधर कर दूं, कर सकता हूं ऐसे, तो ये ट्राइंगल कुछ कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा। अब क्या हो गया, बेस क्या हो गया, अब इस केस में AB हो गया। तो ये सीधा उल्टा कुछ नहीं होता। तुम लोगों को याद करा देते हैं बहुत सारे लोग समझाने के लिए भी कि नीचे वाली साइड बेस, नीचे ऊपर कुछ नहीं होता। तुम AC को भी बेस मान सकते हो,
ए बी को भी बेस मान सकते हो, बी सी को भी बेस मान सकते हो, बट एक चीज तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। देखो क्या याद रखनी है, जैसे तुमने लिया ए बी सी और तुम मान लो बी सी को मान रहे हो बेस, तो विद रिस्पेक्ट टू बेस बी सी हाइट क्या होगी, ए से बी सी पे थ्रो करा गया ऑल्टीट्यूड या हाइट या परपेंडिकुलर। तो जैसे अगर तुम बी सी को बेस मान रहे हो तो उसके अपोजिट जो भी वर्टेक्स है उससे जो इस पे परपेंडिकुलर डाला जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, हाइट। ये बस याद रखो। इसको याद रखने से फायदा क्या है, देख लो क्या फायदा है। मान लो लिखा है ए बी सी, अब तुम्हारा मन है तुम बोले कि सर मैं तो ए सी को बेस मानूंगा, मान लो क्या दिक्कत है, लेकिन अब इस केस में क्या होगा कि बी से तुमको इस पे परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा और अब इसको तुम क्या बोलोगे, हाइट। बात समझ में आई? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसको भी सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। सिमिलर वे में अगर मान लो मैं यहां पे लिखूं कुछ इस तरह से कि ए बी सी, तुम बोलो कि सर मेरा मन है कि मैं ए बी को बेस मान लूं, मैं कहूंगा बिल्कुल मान लो, लेकिन फिर उस केस में सी से जो इस पे तुम ऑल्टीट्यूड थ्रो करोगे इसको हम क्या मानेंगे, हाइट। तो हाइट और बेस जो है ये दोनों ही रिलेटिव चीजें हैं। डिपेंड हाइट कौन सी होती है, डिपेंड करता है आपने बेस कौन सा लिया। सो आप तीनों लाइन में से, मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ट्राइंगल कोई सा भी हो, अभी हम जो फॉर्मूले पढ़ रहे हैं वो हम यूनिवर्सल फॉर्मूले पढ़ रहे हैं जो हर एक ट्राइंगल पे लागू होगा, हर एक ट्राइंगल पे एप्लीकेबल होगा। सो अब इनमें से जब भी हम ओवरऑल ट्राइंगल को लेकर चलते हैं तो हम किसी भी एक साइड को बेस मान सकते हैं और उसके अपोजिट जो भी वर्टेक्स होगा उससे हम उस साइड पे जब हम जो भी परपेंडिकुलर डालेंगे उसको हम हाइट मानेंगे। सो बेस और हाइट की डेफिनेशन आई थिंक इसके बाद सबको क्लियर हो जाएगी। नहीं होगी तो भाई अब तुम मेरे से अकेले में आना, मिलना, पूछना। Now the third and most important formula is A is equal to, सॉरी मैंने इसमें एक गड़बड़ कर दी, ये तुम लोग सही कर लेना, यहाँ हाफ भी लगाओ, हाफ ए बी साइन सी, हाफ बी सी साइन ए, हाफ सी ए साइन बी, ये और एक चीज है, ये मैं गड़बड़ कर दी। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ए बी सी, ठीक है। अच्छा ये तुम सबको पता होगा कि कैपिटल लेटर से हम वर्टेक्स को शो करते हैं और हम उसके सामने वाली साइड को ए मानेंगे, बी के सामने वाली साइड बी, सी के सामने वाली साइड सी, और इनको हम स्मॉल लेटर से मान लो जो है डिनोट करते हैं। तो कभी भी अगर आप देखो, अगर आपको बी और सी नोन है तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, ए होगा। अगर आपको सी और ए नोन है तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, बी होगा। अगर ए और बी नोन है तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, सी होगा। तो ये साइन जो फॉर्मूला हम यूज करके वो निकालते हैं, यू माइट हैव रिमेंबर, अगर किसी को याद हो तो तुम देखो, मैंने तुमसे कई बार कभी ना कभी क्लास में ये क्वेश्चन पूछा होगा। मैंने तुमको बताया होगा कि लेट्स से ये एक ट्राइंगल है, उल्टा कर लो, इसको 12 कर लो, इसको 20 कर लो, और तुमको इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ गड़बड़ हो जाती है, यहाँ तुम हाइट नहीं ले सकते हो, या तो तुम इससे थ्रो करोगे हाइट, तो ना तो बीसी पता है ना तुमको ये पता है। एक तरीका तो मैंने तुम्हें यही बताया होगा कि देखो ये 20 है, तुम यहाँ से हाइट मान लो, ये एंगल 60 है और ये 12 है, तो तुम साइन फॉर्मूला लगा के ये यहाँ से हाइट निकाल सकते हो। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या होता है कि तुम डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो, कैसे, a इज इक्वल टू हाफ ए बी साइन सी। इसका मतलब क्या है, देखो मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, अच्छे से ही समझ लो इसको, बहुत अच्छे से समझो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये एक ट्राइंगल होता ए बी सी, ये लेंथ है 12, ये लेंथ है 20 और ये एंगल है 60, और अब मैं तुमसे कहूं कि इसका एरिया निकालो। अब गड़बड़ क्या है कि तुमने बचपन से सीखा है कि बेस मतलब तुम पहली बार में मानोगे बीसी, तो ना तो तुम्हें बेस पता है, और तुम यहां से हाइट थ्रो करोगे तो ये भी दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में ना तुम्हें बेस पता है ना तुम्हें हाइट पता है, तो तुम नहीं निकाल पाओगे। एक तरीका क्या है, मैंने तुमको जब बता दिया कि बेस और हाइट तो तुम किसी को भी मान सकते हो, तो एक तरीका क्या है कि ये 12 है, ये 60 है, ये एंगल भी 60 है, सॉरी ये 20 थी साइड। एक तरीका क्या है कि तुम बी से क्या करो, इस पर परपेंडिकुलर थ्रो करो, तो ये चीज क्या हो जाएगी, हाइट। अब ये हाइट तुमको नहीं पता, लेकिन तुमको एसी पता है, यानी आपके केस में तुमको बेस पता है कि बेस कितना है 20, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में कम से कम तुम्हें एक चीज पता है। अब ये हाइट कैसे निकालोगे, तो देखो ये छोटा वाला ट्राइंगल ले लो, ये बी है, ये ए है, और लेट्स से इसको डी मान लेते हैं, ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये एच है और ये 12 है। तुम बताओ साइन 60 अगर मैं निकालू साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना है एच, और अपॉन क्या होता है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस कितना है 12, तो एच की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 12 साइन 60। सो यहां से तुम्हें एच की वैल्यू भी मिल गई, क्या आ गई 12 साइन 60। तो देखो यही चीज तो हम लोग बोल रहे हैं, जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, हाफ इंटू 12 इंटू 20 इंटू साइन 60। तो यही तो हम कह रहे हैं,
हम भी तो यही कह रहे हैं कि हाफ ए बी साइन सी, हाफ बी सी साइन ए, हाफ सी ए साइन बी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो। कब के लिए एप्लीकेबल है? जब तुमको दो साइड्स दी हो और उनके बीच का एंगल दिया हो सकता है ये दोनों साइड्स और इनके बीच का एंगल गिवन हो। बात समझ पा रहे हो? सो कोई भी दो साइड और उनके बीच का एंगल गिवन हो तो तुम ये फॉर्मूला लगा सकते हो, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ बोथ दीज साइड्स इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन बोथ दीज टू लाइंस। ठीक है, सो ये बेसिकली लॉजिक है। एंड गाइस इसको सही कर लेना, यहाँ पे हाफ भी है। ठीक है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, नोट करते जाओ, इससे बेटर है। सो ये तो हो गए जनरल फॉर्मूले जो हर एक ट्राइंगल पे काम करेंगे। एक और चीज देख लो, एरिया एक और फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है? एरिया का एक और फॉर्मूला क्या होता है कि A इज इक्वल टू ABC डिवाइडेड बाई 4 इंटू कैपिटल R। सो ABC आर साइड्स, तुमको साइड्स गिवन होना चाहिए, एंड कैपिटल R इज सर्कम रेडियस। अब सर्कम रेडियस ज्योमेट्री की क्लास में मैं तुम्हें बताऊंगा क्या होती है। जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का एक वो निकालते हैं, कॉमन पॉइंट, मीटिंग पॉइंट, इसको हम बोलते हैं इन सर्कल। और ये जो इन सेंटर, एंड इन सेंटर जो होता है वो हर एक वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। तो इस इन सर्कल की जो हर वर्टेक्स से जो भी डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं सर्कम रेडियस। और तुमने 11th में पढ़ा होगा, इसको ध्यान में रखते हुए एक सर्कल बनाया जा सकता है जो इस ट्राइंगल को सर्कमस्क्राइब करता था। सो अगर तुमको नहीं भी याद है कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला याद रखो। क्या याद रखना है कि अगर तीनों साइड्स गिवन हो और सर्कम रेडियस गिवन हो तो तुम एरिया कैसे निकालते हो? स्मॉल ए बी सी मल्टीप्लाई कर दो तीनों साइड्स का, डिवाइडेड बाई 4R कर दो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज एरिया। So next thing is area is equal to S into R, and S क्या हो जाएगा यहाँ पे? सॉरी, S is semi perimeter and R is in radius। ओ सॉरी, मैंने तुमको एक चीज गड़बड़ कर दी, रुक जाओ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। देखो सर्कम रेडियस की मैंने तुमको डेफिनेशन ही गलत बता दी, ये कंफ्यूज हो गया मैं खुद ही। ठीक है, और रात में रिकॉर्ड करने का यही हाल होता है, दिन भर जब थके आ रहे आप आते हो और रात में भी रिकॉर्ड कर रहे होते हो, ये होता है। चिल करो। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है, समझ लो इसको, एक होता है सर्कम रेडियस और एक होता है इन रेडियस। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं ज्योमेट्री में अभी तुमको डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। सो देखो एक चीज क्या होती है, जब आप एंगल बाइसेक्टर्स निकालते हो इनके, ठीक है, तो जब तुम एंगल बाइसेक्टर निकालोगे तो ये एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करेंगे। एंगल बाइसेक्टर वाला जो पॉइंट होगा, एंगल बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट जो होगा, इसको हम क्या बोलेंगे? सर्कम सेंटर। ठीक है ना, उल्टा बता दिया था मैंने तुम्हें। तो ये क्या है? सर्कम सेंटर। और ये हर एक वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। जिस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल R, मतलब सर्कम रेडियस। किसके केस में है? एंगल बाइसेक्टर के केस में। और जो दूसरी चीज मैंने तुमको बताई कि मान लो एक ट्राइंगल है, इसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करें, मतलब एक ऐसा लाइन जो इसके परपेंडिकुलर हो हर लाइन के और वो उसको बाइसेक्ट भी करती हो, ऐसी लाइन करेंगे तो जो सेंटर मिलता है उसको हम बोलते हैं इन सेंटर। और ये जो है ये हर एक साइड से इक्वल डिस्टेंस होता है। तो इससे जब सर्कल बनेगा तो वो इन सर्कल बनेगा जो इंस्क्राइब्ड होगा। ठीक है ना। सो जब सर्कम सेंटर से सर्कल बनेगा वो सर्कमस्क्राइब करेगा इस पूरे को, मतलब इस ट्राइंगल को अपने अंदर ले लेगा। और जो इन सर्कल से जब तुम इन रेडियस को मान के सर्कल लोगे तो वो सर्कल इंस्क्राइब्ड होगा उस पर्टिकुलर ट्राइंगल के अंदर। इंस्क्राइब्ड मतलब उस ट्राइंगल के अंदर, सर्कमस्क्राइब मतलब उसने उस ट्राइंगल को अपने अंदर ले लिया। बात समझ में आई? तो कैपिटल R इज सर्कम रेडियस गिवन होगी तो तुम क्या करोगे? ABC अपॉन 4R। लेकिन इन रेडियस गिवन होगी तो तुम क्या करोगे? S इंटू स्मॉल r। सो S के लिए भी तुमको A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2 निकालना ही पड़ेगा इंटू स्मॉल r। तो ये दोनों ही फॉर्मूले कब के हैं? ये दोनों फॉर्मूले तब के हैं जब तुमको तीनों साइड्स पता हो, और इन तीनों साइड्स के पता होने के साथ साथ तुम इन रेडियस या फिर सर्कम रेडियस जानते हो, या इन केस तुमको एरिया देके पूछे कि बताओ इनकी सर्कम रेडियस निकालो, इनकी इन रेडियस निकालो, तो उस सिचुएशन के लिए भी तुमको ये फॉर्मूले पता होने चाहिए। क्लियर है? इनका हालांकि यूज कम होगा, कुछ एग्जाम्स में होगा, ऊपर वाले 3 फॉर्मूले का मेजॉरिटी ऑफ द टाइम होगा। सो ये उन लोगों के लिए है जो सब कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट अब देख लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या होता है। देखो तुमको एक चीज मैं बता दूं, राइट एंगल ट्राइंगल की जब भी हम बात करेंगे तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल तो राइट एंगल होता है। तो ये तो हो गया हाइपोटेन्यूस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। या सेम चीज में देखो मैंने तुमको बताया ना, तुम बेस इसको भी मान सकते हो और परपेंडिकुलर इसको भी मान सकते हो, तो हाइपोटेन्यूस ये हो जाएगा। ठीक है, सो दोनों ही केस में अपना क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट और परपेंडिकुलर एक ही चीज है, समझ पा रहे हो। तो तुम ये सोच के देखो ये क्या कह रहे हैं कि हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल। मतलब देखो एक मान लो इसको नाम दे देते हैं एबीसी, तो चाहे तुम इस फॉर्मूले से करो तब भी आंसर क्या आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चाहे तुम इसको मान के करो तब भी क्या आएगा, हाफ एबी इंटू बीसी। तो अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या आएगा, हाफ और उन दोनों साइड्स का मल्टीप्लिकेशन जो कि राइट एंगल को बना रहे हैं, क्योंकि हाइट वैसे भी तभी निकलती है जब 90 डिग्री का एंगल हो। सो आई होप ये तुमको पता भी होगा, नहीं पता है तो आप इसको याद कर लेना। ठीक है, राइट एंगल की बात हो गई, चलो आगे देखते हैं। अब आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है ये समझ लो। इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स होती हैं इक्वल, बहुत बढ़िया। तो जब तुम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये इसको बाइसेक्ट करता है, ये तुमको पता होगा। तो ये हो गई हाइट और ये तुम्हारा ए हो गया, क्या बोलते हैं, नीचे वाली साइड हो गई, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं ए बी सी और इस पॉइंट को मैं डी बोल रहा हूं। क्लियर है यहां तक। सो देखो अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है कि जब आप परपेंडिकुलर डालते हो तो वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट भी करता है। देखो दो तीन चीजें होती हैं, एक होता है परपेंडिकुलर, इसको ऑल्टीट्यूड भी बोलता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑल्टीट्यूड। एक होता है तुम्हारा मीडियन, ठीक है ना, एक होता है एंगल बाइसेक्टर। ये सारी चीजें तुमको ज्योमेट्री में मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक होता है एंगल बाइसेक्टर, एक होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल, अभी याद कर लो इसको, अभी ज्योमेट्री पढ़ते टाइम सबको डिटेल में पढ़ेंगे। क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल एक रेगुलर ट्राइंगल है, तो हर एक रेगुलर ट्राइंगल जो भी होगा उसके लिए ये सारी चीजें एक ही होंगी, मतलब सब कुछ एक दूसरे पे लाई करेगा। तो जो इसका परपेंडिकुलर है वो इसकी मीडियन भी होगी, वो इसका एंगल बाइसेक्टर भी होगा, वो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा। मतलब अगर तुम इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल्टीट्यूड थ्रो कर रहे हो तो ये मीडियन भी है, मतलब ये सामने वाले साइड को दो पार्ट में डिवाइड करेगी, ये इस एंगल को भी दो पार्ट में डिवाइड करेगी। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है कि जो एक लाइन के परपेंडिकुलर हो और उसको बाइसेक्ट कर रहा हो। तो ये अपन देख ही चुके हैं, ऑल्टीट्यूड है तो ये परपेंडिकुलर है और बाइसेक्ट कर रहा है मतलब मीडियन है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी यही होगा। समझ पा रहे हो। तो इससे हमें पता क्या चला, इससे हमें ये पता चला कि इसका एरिया निकालने के लिए बेस हमें ए पता होना चाहिए और एक तुमको हाइट पता होना चाहिए। ये एंगल है 90 डिग्री, क्योंकि बाइसेक्ट करता है तो जो इतनी साइड है वो कितनी हो जाएगी, a/2। और ये क्या है, ए। तो तुम बताओ ये जो आधा ट्राइंगल है ए बी डी, एबीडी का एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका हाइपोटेनियस ए है और बेस कितना है a/2 और परपेंडिकुलर क्या है h। तो तुम बताओ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी कि एच स्क्वायर कर लेते हैं, राइट। तुमको एच की वैल्यू निकालनी है, क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 को साइड ले जाओ तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर। सो एच स्क्वायर वुड बी कितना आ जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, कितना आ जाएगा 3a स्क्वायर अपॉन 4। ये किसकी वैल्यू है, एच स्क्वायर की। तो एच कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, कितना आ गया एच, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एच। और ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है यहाँ पे नीचे a इंटू हाइट, स्क्वायर रूट 3 बाई 2 इंटू ए। तो तुम्हारा इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू ए स्क्वायर। इसको डायरेक्ट याद कर लो। इसका फायदा यह है कि तुमको अगर पता है कि किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है 5 तो तुमको उसका एरिया सीधे निकालना है। कैसे निकालोगे, तुम बोलोगे स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5 स्क्वायर, सिंपली सॉल्व कर दो, इसको आंसर आ गया। ठीक है, तो ये तुमको मैं सॉल्व करके इसलिए बता रहा हूं कि कभी भूल जाओ तो तुम निकाल सको, लेकिन इसका सीधा फॉर्मूला याद कर लो। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला सीधा हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू ए स्क्वायर। ये डायरेक्टली एरिया का फॉर्मूला हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल का। क्लियर है। पेरीमीटर कितनी हो जाएगी, यहाँ गलत लिखा है 3a कर लो इसको, क्योंकि तीन साइड और तीनों ए की हैं तो तीनों की पेरीमीटर कितनी हो जाएगी 3a। ठीक है, कोई तुमसे सेमी पेरीमीटर पूछे तो क्या हो जाएगी 3/2 है। क्लियर है। सो कभी कभी डायरेक्टली भी पूछ लेना, अदरवाइज ये फॉर्मूला याद होना चाहिए ताकि जल्दी हम आंसर निकाल सकें।
इसके बाद करते हैं नेक्स्ट। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करते हैं, एंड नेक्स्ट थिंग इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो बेसिकली इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है वो भी समझ लो। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड्स आमने सामने वाली इक्वल हो। ये बोल दिया ए बी सी, तो यहां पे ए और बी इक्वल होंगे, सी अलग हो जाएगी। इसका फॉर्मूले का देखो, इसका सीधा फॉर्मूला याद तुमको कराना है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये आया कैसे है। तो तुमको ये देखना है, ये क्या कह रहे हैं, ये तुमको बोल रहे हैं कि फॉर्मूला होता है b/4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4a² माइनस b², वेयर b इज द थर्ड साइड। थर्ड साइड का मतलब क्या है कि दो साइड तो इसकी इक्वल है और थर्ड साइड b हो जाएगी। अब देखो इस फॉर्मूले तक कैसे पहुंचेंगे वो देखो, ठीक है। मैं सॉल्व करने के लिए इनको रब कर रहा हूं, बाकी फिर से कर दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। लेट्स से ये दो साइड इक्वल है, ये A और ये B। मैंने क्या करा, यहां से इससे परपेंडिकुलर थ्रो करा यहां पे, ये हो गई हाइट, ठीक है। सो इक्विलैटरल ट्रायंगल में भी क्या होता था कि ये इसको बाइसेक्ट करती थी, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी क्या होगा, ये इसको बाइसेक्ट करती। ये प्रॉपर्टीज हम ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना अगर तुमको नहीं पता तो इतना हिस्सा क्या हो जाएगा b/2, और ये भी कितना हो जाएगा b/2। अब ये देखो ए बी सी डी कर लेते हैं, ए बी सी और डी। तो तुम बताओ ट्राइंगल ए बी डी क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल है? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, देखो राइट एंगल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा इसका हाइपोटेनस। ये b/2 क्या हो गया इसका बेस, और हाइट तुम्हारी हाइट है ही। सो हाइपोटेनस यानी कि a² इज इक्वल टू h² प्लस b/2 का स्क्वायर। b/2 का स्क्वायर मतलब b²/4। सो h² बेसिकली क्या हो जाएगा, a² माइनस b²/4, विच इज 4a² माइनस b²/4। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 और स्क्वायर रूट 4a² माइनस b²। क्लियर है? और बेस कितना है यहाँ पे, तो देखो बेस ये पूरा माना जाएगा, पूरी साइड कितनी है b। तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है हाफ इंटू बेस यानी b इंटू हाइट। सो हाइट इज 4a² माइनस b² डिवाइडेड बाई 2। कितना हो जाएगा b/4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4a² माइनस b²। इस रिजल्ट को सीधा याद करना। तो कभी भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल आ जाए जिसकी दोनों साइड्स इक्वल है, तुमको बस ये याद रखना है कि a जो है वो इक्वल साइड्स है, b जो है वो थर्ड साइड है, ठीक है। तो तुमको ये फॉर्मूला सीधा याद रखना है। अब इतनी चीजें हमें पता होंगी तो हम ट्रायंगल का कैसा भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना। तो पेरीमीटर, सो पेरीमीटर तुमको पता है, देखो इसकी पेरीमीटर कैसे निकलेगी, ये साइड a है, ये साइड a है, ये साइड b है, पेरीमीटर क्या आएगी a प्लस b विच इज 2a प्लस b। कोई बहुत बड़ी चीज, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलो क्वेश्चंस करते हैं। कह रहे हैं द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 36। तो सबसे पहली लाइन बाय लाइन चलते हैं। इन्होंने तुमको क्या बोला कि पेरीमीटर ऑफ अ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होंगे, दो साइड इक्वल एक साइड अलग, ये कितना बोल रहे हैं 36 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ वन ऑफ द इक्वल साइड्स मतलब ये एक ही बात कर रहे हैं, इज 13। तो तुम बताओ एक साइड 13, तो ट्रायंगल कुछ ऐसा होगा ना 13 13 और b। तो 13 2 26 प्लस b वुड बी इक्वल टू 36। तो b कितना निकल के आएगा 36 माइनस 26 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया तुम्हारा एक ट्रायंगल। नाउ दे आर आस्किंग फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये तुमको पता चल गया 13 13 10, तो एक तरीका तो है कि तुम हेरोन फॉर्मूला लगा लो, ये तो है ही ऑप्शन। लेकिन अगर तुमको डायरेक्ट ये फॉर्मूला पता है, ये कौन सा ट्रायंगल है, ये देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो तुमको पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है b/4 स्क्वायर रूट 4a² माइनस b²। b की वैल्यू है 10 और a की वैल्यू है कितनी 30। कुछ नहीं करना, 10 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर रूट 4 13 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? कितना आ जाएगा 5/2, इसको कट कर दो 5, इसको 2 कर दो, 5/2 स्क्वायर रूट 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। इसका 169 का जब तुम 4 टाइम्स करोगे तो देखो 170 होता, तो 4 टाइम्स कितना आ जाता 680। इसमें से 4 माइनस करके लिख लो, कितना आ जाएगा 676 माइनस 10 का स्क्वायर 100। क्या आ जाएगा 5/2 स्क्वायर रूट ऑफ 576।
एंड नाउ आई अज्यूम कि तुमको 576 का स्क्वायर रूट पता है। ये होता है कितना? ये होता है 24। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? ये हो जाएगा 5/2 इंटू 24। 2 से कटेगा कितना आएगा? 12 एंड 12 5s are 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। जस्ट अ मिनट। कह रहे हैं तुमसे इस लेक्चर को ट्राइंगल के बाद खत्म कर देंगे, ठीक है? फिर उसके बाद तुम प्रैक्टिस कर लेना। पहले तो कह रहे हैं फाइंड द एरिया। क्या निकालना है? सबसे पहले एरिया। एक एक करके क्वेश्चन समझा करो। ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड्स मेजर्स 14 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। सो एक ऐसा ट्राइंगल है जिसकी एक साइड है 14, एक है 48, एक है 50। अब तुमको कुछ भी समझ में आ रहा हो तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा हो तो जब भी तीनों साइड दी हो हेरन्स फॉर्मूला सीधा लगा दो। तो हेरन फॉर्मूला क्या कहता है? एस निकालो। 14 प्लस 48 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2, सेमी पेरीमीटर, राइट? ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 62 प्लस 50। 14 और इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा? 62 प्लस 50 को ऐड करोगे तो 112 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 56। ये हो गई एस की वैल्यू। तो एरिया निकालोगे तो कैसे निकालते हो? पहले लिखते हो एस, फिर लिखोगे s माइनस ए, यानी 56 में से 14 को माइनस करके मैं सीधा लिख रहा हूं 56 माइनस 14। 56 माइनस 14 करोगे तो कितना आ जाएगा? 42। सो ये हो गया 42। फिर तुम करोगे 56 माइनस 48, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा तुम्हारा 8। सो इंटू 8 कर दिया। फिर 56 माइनस 50 करोगे कितना आ जाएगा? 6। अब तुमको इसको सॉल्व करना है, देख लो जरा जल्दी से। ये कितना होता है? 3 इंटू 2। इस 2 को मैं इसके साथ कंबाइन कर देता हूं तो ये कितना हो गया? 16। इसको गायब कर दो, बाहर निकालोगे तो 4 आएगा, इसको भूल जाओ, ठीक है? यहां से 2 चला गया, कितना बचा? 3। अब देखो यहां देख लो, ये कितना है? 14 3 जार, ये कितना है? 14 4 जार। तो देखो 14 14 2 बार आ गया तो ये भी एक बार बाहर निकल आएगा स्क्वायर रूट के बाद, इसको भी निकाल दिया। अब देखो 3 2 बार आ गया तो 3 को भी एक बार बाहर निकाल लो, और 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। सॉरी 4 का निकालेंगे तो आ जाएगा 2। इसको सॉल्व कर लो तो 14 3s are 42 and 4 2s are 8. So 8 2s are 16 and 8 4s are 32 plus 1 33. So 336 centimeter square. This will be the area of this triangle. Clear? Now the next question. So find the area of triangle whose perimeter is 16 centimeter. अब की बार तुमको पेरीमीटर दे दे, कितना दे दिया? 16 सेंटीमीटर। तो तुम खुद ही सोच के देखो पेरीमीटर कितना कह रहे हैं? पेरीमीटर कह रहे हैं 16 सेंटीमीटर एंड द टू ऑफ द साइड्स इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड 5। मतलब ए और बी दो साइड दी तुमको, एक 7 है एक 5 है, सी नहीं दी। तो तुमको पता है पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ए है 7, बी है 5, तो 7 प्लस 5 कितना हो गया? 12। बचा कितना? 4। तो सी कितना हो जाएगा? 4। अब तुमको निकालना है इसका एरिया। सो एरिया निकालने के लिए अगेन तुम हेरन्स फॉर्मूला लगा दो, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो ऐड करोगे 16 डिवाइडेड बाई 2 करोगे आएगा 8। हेरन्स फॉर्मूला क्या कहता है? s की वैल्यू 8 इंटू 8 माइनस 7 यानी 1, 8 माइनस 5 यानी 3, 8 माइनस 4 यानी 4। तुम खुद ही सोच के देखो, 8 इंटू 3 इंटू 4। सो 8 4s are 32 इंटू 3। 32 को भी ऐसे कर लो 16 इंटू 2 इंटू 3। तो 16 तो बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 4, और 2 3s are 6 अंदर रह जाएगा। तो 4 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय पार्ट इन केस ऑफ ट्राइंगल। इसके अलावा एक और शीट है जो तुम्हारे साथ में अटैच्ड है। जितने भी क्वेश्चन है डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से सॉल्व कर लो, जो भी फॉर्मूले मैंने तुम्हें बताया उनको अप्लाई करके सारे हो जाएंगे। कोई नहीं आएगा तो तुम मेरे से पूछ लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो अभी हम इसको यहीं पे एंड करते हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय पार्ट फॉर टुडे, और इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और इस तरह से मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत थी और किसी वजह से हम नहीं पढ़ पाए, उनको हम लोग इस तरह से यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच गाइस।